नमस्कार मित्रों, द स्वदेश में आपका स्वागत है। यहाँ करते हैं हम लोग देश में हो रही राजनीति पर चर्चा। वक्फ संशोधन बिल सरकार के पास नंबर है, वह इसे पास करा लेगी, लेकिन हम यहाँ पर इससे जुड़ी राजनीति की बात करने वाले हैं। क्या यह बिल जो पास होने वाला है, यह नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के लिए धारा 370 और ट्रिपल तलाक जैसा सम्मान लेकर आएगा, या फिर जैसा अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी के लिए यह वाटरलू का युद्ध साबित होगा? चलिए इस पर करते हैं चर्चा। नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु, आप देख रहे हैं द स्वदेश। दोस्तों, द स्वदेश एक मंच है जहां पर हम निष्पक्ष पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं। अगर आपको हमारा पॉलिटिकल एनालिसिस पसंद आता है तो आप यूपीआई के माध्यम से हमारी मदद भी कर सकते हैं। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर जरूर करिए। दोस्तों, पहले तो वाटरलू वॉर क्या था इसको थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। नेपोलियन बोनापार्ट, वह पूरा फ्रांस जीतने के बाद, वहां पर सत्ता स्थापित करने के बाद वह पूरा यूरोप जीत चुका था एक तरीके से। तभी अचानक से क्या हुआ कि जो विपक्षी गठबंधन है, मतलब ऑस्ट्रिया, प्रशिया, बर्बर डायनेस्टी, इन सब लोगों ने इसके खिलाफ, मतलब नेपोलियन के खिलाफ एक युद्ध छेड़ दिया और युद्ध हुआ वाटरलू में। बात है 1815 की। उस युद्ध में नेपोलियन की हार हुई। अखिलेश यादव का यही कहना है कि लगातार नरेंद्र मोदी नेपोलियन जैसे ही पूरा भारत जीत रहे हैं, लेकिन यह एक ऐसा युद्ध होगा जिसके बाद वह अपनी सरकार यहां पर बचा नहीं पाएंगे। क्या सही में वक्फ संशोधन बिल भाजपा के लिए यही स्थिति यहां पर लाने वाला है? अगर हम नरेंद्र मोदी को देखें तो जो नरेंद्र मोदी 3.0 है, मतलब 2014, 2019 के बाद 2024, यह पहला ऐसा मौका है जहां पर नरेंद्र मोदी के पास अपना बहुमत नहीं है। 2014-19 में अपना बहुमत था वहां पर, लेकिन यहां पर उन्होंने इस बिल के लिए जो माहौल बनाया, खासकर उनके जो सहयोगी हैं, वो ऐसे लोग हैं जिनको मुस्लिम समुदाय वोट करता है और वो देश में धर्मनिरपेक्ष नेताओं के तौर पर देखे जाते हैं। इसमें मुख्यतया नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू हैं। इसके अलावा जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, जयंत चौधरी, यह सब भी ऐसे नेता जिनको मुस्लिम समाज यहां पर वोट करता है। अगर बीजेपी ने इस बिल को 2014-19 में लाया होता तो सीधी बात है, उस समय इनके पास बहुमत था, हर तरफ यही बात होती कि अपने मन से यहां पर लॉ बदल दिया गया। लेकिन इस बार बिल लाने का मतलब यह है कि वह यह दर्शाना चाह रहे हैं कि देखिए, जब हमारे पास बहुमत था तब हम यहां पर काम नहीं किए, क्योंकि हम चाहते थे सबसे मिल बैठकर बात करके इस बिल को बदला जाए। तो मतलब यहां पर भी नरेंद्र मोदी राजनीति खेल गए हैं। उनके पास संख्या बल अपने दम पर नहीं है, लेकिन एनडीए के अंदर जो जो नेता इस समय उनके पास हैं, जो पार्टियां उनके पास हैं, वह सेकुलर पार्टियां हैं और देश के जो मुस्लिम तबका है वह उन पार्टियों को वोट करता है। ऐसे में उनके साथ रहते इस बिल को पास कराने का मतलब है एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत इस बिल को यहां पर लाया गया है। और अगर आपने जेडीयू के सांसद ललन सिंह का स्टेटमेंट सुना होगा तो वहां पर इस बिल के लिए वह नरेंद्र मोदी को लगातार प्रेस करते चले आए हैं। तो मतलब साफ है कि इस बिल को इस समय लाने का मतलब यह है कि वह देश की राजनीति में स्थापित करना चाह रहे हैं कि मैं यहां पर जो बिल पास कर रहा हूं वह मुस्लिम समुदाय के विरोध में नहीं है। अगर इस बिल को आप देखेंगे तो यहां पर कई ऐसे चेंजेस किए गए जिसके माध्यम से जो मुस्लिम समुदाय के अंदर मार्जिनलाइज लोग हैं, साइड लाइन लोग हैं, या जो महिलाएं हैं, उनको यहां पर मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जा रहा है। अगर इस बिल को सही तरीके से इंप्लीमेंट किया गया, जो अमित शाह यहां पर कोट कर रहे हैं अपने स्टेटमेंट में, अगर सही तरीके से इंप्लीमेंट किया तो हो सकता है कि जो सम्मान नरेंद्र मोदी को धारा 370 समाप्त करने, 3 तलाक को समाप्त करने के लिए मिला था, वह यहां पर भी उनको मिल सकता है। अगर मुस्लिम समाज को यहां से थोड़ा सा भी फायदा हुआ, आप यह समझिए कि इस समय भारत में लगभग 9 लाख एकड़ के आसपास जमीन जो है वह वक्फ के पास है, और उससे जो अर्निंग होती है वो लगभग 166 करोड़ की है। ऐसे में अगर इसको सही तरीके से इंप्लीमेंट किया गया और इस संपत्ति के माध्यम से ज्यादा अर्निंग यहां पर जनरेट की गई और जो मुस्लिम समुदाय है वो सही तरीके से जॉब्स यहां पर मिलने लगी, उनका एजुकेशन अच्छा हो गया, उनकी जो इकोनॉमिक स्थिति है वह अगर सुधर गई, तो सही मामले में यह एक तरीके से नरेंद्र मोदी के लिए गेम चेंजर साबित होगा। क्योंकि अभी तक जो बिल यहां पर लाए गए, खासकर 3 तलाक को यहां पर रद्द करने का मतलब था कि मुस्लिम महिलाओं को वह सम्मान दिया जाना जो सम्मान उनको नहीं मिला था। पहले की सरकारों को भी यह मौका मिला था, खासकर राजीव गांधी की सरकार। 1985 में जब शाहबानो केस हुआ था, जहां पर मेंटेनेंस की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही थी कि शाहबानो को मेंटेनेंस मिलना चाहिए, और वहीं पर राजीव राजीव गांधी सरकार ने अपीजमेंट पॉलिटिक्स करते हुए उसको रद्द कर दिया था। उस जो फैसला आया था वहां पर शाहबानो के लिए, उसको रद्द कर दिया था। अगर वहां पर वह विल दिखाते
और इस चीज को आगे कंटिन्यू रखते तो शायद हमें और साल नहीं लगते यहाँ पर ट्रिपल तलाक को समाप्त करने में। तो मौका बहुत मिला था। अगर 2010 का आपको लालू प्रसाद यादव का संसद में दिया गया स्टेटमेंट याद हो, उन्होंने भी कहा था कि कई सारी ऐसी जगह हैं जहां पर वक्फ मनमानी करता दिखाई दे रहा है और यहां पर हमें कड़े कानून बनाने चाहिए। तो यह एक तरीके से विपक्षी पार्टियों का भी मानना था कि यहां पर एक कड़ा कानून आना चाहिए और यह सरकार इस बिल को लेकर आई है। लेकिन अब बात यही है ना, संशय की स्थिति तो यहां उत्पन्न होती है कि जो पार्टी, मैं यहां बीजेपी की बात कर रहा हूं, जो पार्टी उसके पास एक भी मुस्लिम सांसद नहीं है, वह किसी को टिकट देते नहीं है, कोई भी यहां पर मुस्लिम इन्होंने मुख्यमंत्री नहीं बनाया है, ऐसी पार्टी अचानक से मुस्लिम सम्मान की बात क्यों कर रही है? तो शायद इस पर संशय है और मुस्लिम समुदाय को भी यहां पर इस विषय पर संशय होगा कि आपके पास ना सांसद है, ना विधायक है और फिर भी आप हमारे सम्मान की यहां पर बात कर रहे हैं। अब इसको कैसे काउंटर करेंगे नरेंद्र मोदी, यह तो समय बताएगा। लेकिन बात स्पष्ट है कि वक्फ संशोधन बिल को यहां पर लाना और अपने साथियों के माध्यम से इसको पास कराना, और याद रखिए जितना इसका विरोध होगा इस समय, उतना ही ज्यादा बीजेपी के पक्ष में माहौल बनता आपको यहां पर दिखाई देगा, क्योंकि विपक्षी पार्टियों को भी पता है कि इस बिल के माध्यम से वह एक सेगमेंट को तो एड्रेस कर लेंगे विरोध करके, लेकिन जो दूसरा सेगमेंट है वह बिदक सकता है उनसे। इसी वजह से आप देख रहे होंगे कि अगर अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी यह अगर खुलकर अपोज कर रही हैं, लेकिन कांग्रेस यहां पर खुलकर अपोज नहीं कर पा रही है, क्योंकि कांग्रेस को पता है कि तेजस्वी यादव को बिहार के बाहर राजनीति नहीं करनी है, अखिलेश यादव को यूपी के बाहर राजनीति नहीं करनी है और ममता बनर्जी को बंगाल के बाहर नहीं निकलना है, लेकिन कांग्रेस को पूरे देश में राजनीति करनी है। और आने वाले समय में केरल, तमिलनाडु और पंजाब, यहां पर होने वाले हैं चुनाव, और इन चुनावों में उनको पता है कि भैया यहां पर हिंदू समाज उनको वोट करता है। केरल में भी वह यह प्रयास कर रहे हैं कि वहां पर उनको हिंदू समाज वोट करे। याद होगा कि जब सीए को लेकर जो पूरा माहौल बना था, उसमें भी कांग्रेस खुलकर कुछ नहीं बोल रही थी और इसका फायदा केरल में वामपंथी सरकार ने उठाया था। चुनाव के दौरान उन्होंने कहा कि सीए पर या कुछ बोलते नजर नहीं आए हैं। तो यह बात यहां पर साफ दिखाई दे रही है कि कांग्रेस को डर है कि अगर खुलकर विरोध कर दिया तो कहीं ऐसा ना हो कि हिंदू समाज का वोट उनके हाथ से छिटक जाए, क्योंकि पंजाब में ये दिक्कतें आएंगी। पंजाब में सिख समुदाय के अलावा हिंदू समुदाय भी वहां पर कांग्रेस को वोट करता है, और जितना इस बिल का विरोध वह पार्टी करेगी उतना वहां पर कंसोलिडेशन ऑफ वोट जो है वो दूसरी तरफ बढ़ता जाएगा। जबकि ममता बनर्जी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव यह समस्या नहीं आने वाली, उनको अपने राज्य में राजनीति करनी है और वहां पर मुस्लिम समुदाय उनको खुलकर वोट करता है। लेकिन बीजेपी की यहां पर कोई दिक्कत ही नहीं है, उनको इससे कोई मतलब ही नहीं है कि वह समाज इनको वोट करता है कि नहीं करता है। इनको बस देखना है कि इनके लिए क्या वोटों का कंसोलिडेशन एक तरफ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यह यहां पर बात स्पष्ट हमको नजर आ रही है। लेकिन इस बिल के माध्यम से अगर मुस्लिम समुदाय का थोड़ा भी फायदा हुआ, शायद हमेशा के लिए नरेंद्र मोदी का नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा कि जितना उन्होंने मुस्लिम समुदाय में सुधार के लिए काम किए हैं उतना किसी और ने नहीं किया है। अब समय बताएगा कि आने वाले समय में देश की राजनीति किस तरफ जाएगी, लेकिन हाँ, यह बिल लाकर नरेंद्र मोदी ने देश की राजनीति के माहौल को तो गरमा दिया ही है। बाकी बिल पास हो ही जाना है। अब चर्चा राज्यसभा में, फिर देखते हैं क्या होती है स्थिति। बाकी दोस्तों वीडियो समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में, चर्चा करेंगे किसी और अंतिम मुद्दे की। अपने दोस्त सुधांशु को दीजिए इजाजत, लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।